हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, अगर आपको मेरे लेक्चर बहुत अच्छे लग रहे हैं तो बेटा एक लाइक जरूर बनता है। एंड अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट या कुछ ऐसी चीज जो आपको लगता है जाननी चाहिए तो कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए बेटा आज हम अब देखते हैं हमारे पास कौन सा लेक्चर है। तो बेटा आज हम लेके आए डिटरमिनेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 16। बच्चे, मैं यहाँ पे बता दूं कि हमारी डिटरमिनेंट सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाएगी इस लेक्चर के बाद जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। एंड तो आज लगभग लगभग लास्ट टॉपिक है। कुछ टॉपिक बेटा मैंने अभी तक जो भी है जितने भी देखे थे, जहां जहां पे से मेरे को रेलिवेंट लगे ये छुटपुट टॉपिक वो है जो सब मैंने उठा लिए हैं। फिर भी एक बार जब आप फाइनल देखोगे तो आप देख लेना कि आपके कंटेंट से मैच करता है या नहीं करता। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया। चलते हैं आज बेटा, देखते हैं आज हम कौन कौन से लेक्चर को देखेंगे। तो लेक्चर में आपने क्या क्या देखेंगे? तो सबसे पहले एडिशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करा था, यहां पर है बेटा एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट। फिर है बेटा समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एडिशन एंड समेशन आर अ रिलेटिव टॉपिक, बस थोड़ा सा एक चीज का फर्क है वो हम डिस्कस कर लेंगे लेक्चर के अंदर। फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट विद डिटर्मिनेंट, कि एक डिटरमिनेंट को दूसरे डिटरमिनेंट से कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फिर है डिफरेंशिएशन, फिर है इंटीग्रेशन। तो ये 5 टॉपिक है, छोटे-मोटे टॉपिक है बेटा, तो इसको आज हम कवर करेंगे। मैं हूं बेटा प्रोफेसर सुनील भाटिया, आपका दोस्त, मैथमेटिकल मेंटर। चलते हैं बेटा लेक्चर के अंदर। तो एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होता है? देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूं मेरे पास दो डिटरमिनेंट है x1 y1, 3, 2 एंड 3 ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिटरमिनेंट लिया 2 एंड 3। ये डिटरमिनेंट दूसरा डिटरमिनेंट ऐड हो रहा है, यहाँ पे बेटा है हमारे पास x2 y2। यहाँ पर है बच्चे मेरे पास 2 एंड 3। तो बच्चे मैंने क्या करा, मैंने ना एक रो को सेम रखा, एक रो को हमने क्या करा, अलग करा। अब देखो रिजल्ट क्या होता है हमारे पास। तो ये आएगा 3 इंटू में x1 माइनस में 2 इंटू में y1 प्लस में 3 इंटू में x2 माइनस में 2 इंटू में y2। तो अगर मैं यहाँ पे ये x1 और x2 की चीजों को देखूं तो 3 कॉमन लेके इनको ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूं 3 इंटू में x1 प्लस x2। और सिमिलरली इन दोनों को भी इकट्ठा शो किया जा सकता है, तो माइनस का 2 लिया y1 प्लस y2। तो अब अगर मैट्रिक्स फॉर्म में इनको डाला जाए या सॉरी वापस से डिटरमिनेंट फॉर्म में डाला जाए तो ये है बेटा आपका x1 प्लस x2, ये है बच्चे y1 प्लस y2, ये है बच्चे आपका 3, ये है आपका 2। तो यानी कि एक तरीके से बच्चे जो मेरे को डिटरमिनेंट का रिजल्ट मिल रहा है ना, उसमें हम ये कह सकते हैं कि हम जो है अगर अपनी रो वन को जोड़ दें तो हम वही रिजल्ट लेकर आएंगे। अब ये बहुत जरूरी होता है डिटरमिनेंट के अंदर कि आप है ना अपनी किसी भी एक रो का एक कॉमन होनी चाहिए, आप बाकी एक ही रो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर मैं 2x2 की बात कर रहा हूँ, 3x3 में बेटा सिर्फ एक ही रो जो है वो बाकी दो रो या बाकी दो कॉलम क्या कहते हैं सेम होने चाहिए, और एक कॉलम या एक रो ही आपस में ऐड होगी। ऐसा क्यों बच्चे? देखो ये चीज में यहां से समझते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे x1 y1 2 3 प्लस में x2 y2 4 5, तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा 3x1 माइनस में 2y1 प्लस में 5x2 माइनस में 4y2। नाउ बच्चे 3x1 क्या हमारे आपस में ऐड होएगा? x1 अब ये किसी से आपस में ऐड नहीं होगा, तो जो हमारे पे ऐड करने की पॉसिबिलिटीज थी वो सारी खत्म हो चुकी है। दैट्स वाई जब भी हम डिटरमिनेंट को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अदर रो या कॉलम मस्ट बी सेम, तभी जाके मेरे डिटरमिनेंट जो है वो ऐड होंगे। ठीक है, जैसे यहां पर हमारे केस में था 2 और 3 सेम था, तो हम x1 और x2 को आपस में ऐड कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। यहां पे मेरे को कह रहा है कि एक डिटरमिनेंट है, क्या ये ऐड होगा? तो ध्यान से देखते हैं, पहले बेटा रो वाइज देखते हैं। तो 1 2 5 हमारे पास है, यहाँ पे 1 1 5 है। ठीक है, यहाँ पे 7 1 0 है, यहाँ पे 7 0 0, 3 2 7 3 1 7। तो रो जो है कोई भी आपस में मैच नहीं हो रही, तो रो वाइज तो ये अब डिटरमिनेंट ऐड नहीं होने वाला। हम बात करते हैं क्या ये डिटरमिनेंट कॉलम वाइज ऐड होगा क्या? चलिए कॉलम वाइज देखते हैं।
तो 173 173, 212 110 माइनस 1 507 507। तो बच्चे अगर मैं कहूं कि बिल्कुल यहाँ पे पहली रो जो है एंड सॉरी पहला कॉलम और लास्ट कॉलम आपस में सेम हो गए हैं, दैट मीन्स बच्चे कि मैं ये कह सकता हूं ये है 173, ठीक है, यहाँ पे आएगा 507, ये होगा 2 और 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और 1 माइनस 1 यानी कि 1। तो हमने बच्चे हमारा ये जो डिटरमिनेंट्स है ये आपका कॉलम 2 के थ्रू ऐड हुआ है, और मैंने यही बताया था बच्चे कि जहां पर ये आइदर या तो रो वाइज ऐड होगा या फिर कॉलम वाइज ऐड होगा। अगर 3 क्रॉस 3 की बात कर रहे हैं तो दो रो जहां पे भी कॉमन है थर्ड रो आपस में ऐड हो सकती है। सिमिलरली बात कॉलम पे भी अप्लाई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब इसके अंदर एक समेशन वाला पॉइंट देख लेते हैं। मैंने कहा ये डिटरमिनेंट्स है, यहाँ पे ये आर के थ्रू दिखाई दे रहा है और इसमें 3 फंक्शन है, एक है एफ एक्स जी एफ जी एफ जी एच की फॉर्म में मेरे पास बेसिकली 3 फंक्शन है। नीचे हमारे पास आर है तो बेटा आर का मतलब ये फंक्शन की फॉर्म है। यहाँ पे ए बी सी एंड ए वन बी वन सी वन दे रखा है। कह रहा है अगर हम इस डिटरमिनेंट को लिखें यानी कि टी आर को करें जहां पे आर स्टार्ट होता है 1 से और जाएगा एन तक, तो इसका मतलब ये है बच्चे कि हमारे पास जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा F1 G1 H1, नीचे A B C A1 B1 C1। मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म दे रहा हूं जहां पे मैं सम कर रहा हूं, जहां पे R 1 से लेके N तक जाएगा और DR का सम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 1 डाला एंड देन फिर मैंने इसके अंदर 2 डाला तो आया F2 G2 H2, नीचे A B C A1 B1 C1। फिर बच्चे ये आपस में फिर ऐड होंगे, फिर हमारे पास आएगा F3 G3 H3, दिस एंड दिस जो भी हमारा सेम चल रहा है। तो अगर आप देख रहे हो बच्चे तो ये ऐड क्योंकि डैट डैट डैश चलता रहेगा तो ऊपर क्या आएगा, अब नीचे दो जो है आपकी रो सेम है तो ऊपर वाली रो ऐड हो जाएगी, F1 वाला F2 F3 इस तरीके से ऐड होगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चे, हमारे पास मिलेगा F1 प्लस F2, ठीक है ना, आपका F3 आपका F4 प्लस ऐसे डेड 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 चलता रहेगा, नीचे ये दोनों टर्म चलती रहेंगी। अब ये जो है F1 से लेके F4 तक ऐड हो रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा R जो है 1 से लेके N तक जाएगा एंड यहाँ पे मेरा FR आएगा। तो यानी कि बच्चे अगर मैं बाहर एज अ समेशन करना चाहता हूं 1 से लेके N तक का, तो आपका ये किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में होगा, अदर्स आर रिमेन एज इट इज कांस्टेंट। तो यानी कि 1 से लेके N तक वो सारे जो रो है वो सारे एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। कहता है एक dr है जिसमें r r क्यूब और ये 2 है, तो आपको ये बेसिकली निकालना है कि r 0 से लेके n तक है। तो 0 से लेके n तक है तो बेटा मीनिंग तो क्लियर ही हो गया कि हमारा सिर्फ यही वाली वेरिएबल को हम चेंज करके ऐड करेंगे। तो इसी को हम ऐड करेंगे, इसमें 1 डालेंगे 2 डालेंगे 3 डालेंगे एंड देन गो ऑन। तो सबसे पहले ये है मेरे पास dr, तो dr के अंदर बेटा r 0 से लेके n तक जाएगा, तो dr में सबसे पहले मेरे पास है r, तो इसमें आएगा 1, ठीक है ना, r की r हम इसके अंदर डालेंगे बच्चे, जहाँ पे r जो है 0 से लेके मेरे पास n तक जाएगा। तो 0 पे तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेड 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 डैश प्लस n। दूसरा वाला है बेटा आर क्यूब, इसके अंदर भी 1 प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डेड 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 डैश प्लस n हो जाएगा। तो यानी कि बच्चे मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर मेरे को ये सिंबल दिखा रहा है r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, तो मुझे n क्यूब 2n, ठीक है, n प्लस 1 अपॉन में 2 n प्लस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर एंड 2n प्लस 1। तो मेरे को यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा r क्यूब एंड सिग्मा 2।
तो बच्चे यानी कि और ये जो सिग्मा है ये भी बेटा 0 टू n ही है, 0 टू n ही है, 0 टू n ही है। तो यानी कि बच्चे मैंने सिग्मा r देखा 0 टू n, मेरे पास क्या आया सिग्मा r क्यूब देखा, तो ये भी बेटा 0 टू ये आया। एंड फाइनली तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चे, इन सब का सम होता है n+1/2, इन सब का सम होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। और जब मैं बात कर रहा हूँ सिग्मा 2 की 0 से लेके n तक जाएगा तो मैं 2 बाहर कर देता हूँ अंदर बेटा। ये सारी टर्म जो है बच्चे अगर मैं कहूँ 0 से लेके n तक लिखी जाएंगी तो 1 2 + 2 3 एज इट इज़। यहाँ पे बेटा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो नंबर डालने के लिए तो कुछ नहीं है, तो सिंपल है ये हर बार बेटा 2 2 आता चले जाएगा। तो 2 नेट में कितनी बार है 0 से लेके n बार तक, तो n+1, तो मेरे पास 2 जो है वो n+1 टाइम्स आएगा। तो ये जो तीनों को जोड़ के जो रिजल्ट आएगा मैं इसमें डालूंगा, तो इसमें डालूंगा जो भी हमारा 0 से लेके n तक है। तो ये आया बच्चे आपका, यहाँ पे आया सिग्मा r बच्चे n+1/2, ये आया n+1/2 का होल स्क्वायर, ये आया 2n+1, ये आया बच्चे n³ 2n, ये आया n+1/2 n+1/2 का होल स्क्वायर 2n+1। बस बच्चे अब है क्या बेटा आपके पास, अगर आप ध्यान से देखो तो रो 1 और रो 3 आपस में मैच कर रही है, तो ये रो पूरी की पूरी कट जाएगी। तो जब कटना इन द सेंस कि जब दो रो मैच कर रही होती है तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली अ समेशन प्रॉपर्टी जो कि बेस्ड है ऑन द बेसिक्स ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ एडिशन। एडिशन कहता है कि किसी भी एक रो को ऐड करके हम एडिशन कर सकते हैं। अगर 0 से लेके n तक की पूरी की पूरी सीरीज ऐड करनी है तो किसी भी एक रो या कॉलम में हम बना सकते हैं। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं है बेटा, डिटर्मिनेंट्स है ये। तो बच्चे डिटर्मिनेंट्स की अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो डिटर्मिनेंट्स जो है ना, जैसे मैट्रिक्स था रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, बट डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं है, ये रो टू कॉलम, रो टू रो, कॉलम टू रो एंड कॉलम टू कॉलम कैसे भी हो सकता है। बट फिर भी हम जो प्रैक्टिस के लिए ना वो हम रो टू कॉलम करेंगे क्योंकि हमने मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली होती है। बट ठीक है, मैं सारी चीज़ करके दिखाऊंगा कि आखिरकार ऐसे कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो देखो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने एक डिटरमिनेंट लिया a जिसके अंदर मैंने नंबर्स लिखूंगा, एक डिटरमिनेंट लूँगा मैं b जिसके अंदर ABCD लिखूंगा। तो ये है 1 2 3 4, ये है ABCD। मैं हर बार रो टू कॉलम करूँगा लेकिन आप चीज़ें देखते रहना बच्चे। A जो है A और A का ट्रांसपोज बच्चे सेम रिजल्ट देंगे, तो ये हो जाएगा 1 3 2 4 एंड B का ट्रांसपोज जो है ABCD। तो हमने ये देखा है कि डिटरमिनेंट्स में A और उसका ट्रांसपोज बराबर होता है, B एंड उसका ट्रांसपोज बराबर होता है। तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे है। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा A एंड A और B को मल्टीप्लाई करवाया। तो मेरे पास क्या आया 1 2 3 4 एंड B यहाँ पे क्या आया बच्चे आपका ABCD। तो ये मेरे पास ए बी आया। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 1a + 2c, तो 1a + 2c, ये आ जाएगा 1b प्लस में 2d, यह आ जाएगा 3a प्लस में 4c, ये आ जाएगा 3b प्लस में 4d। ठीक, आगे बात करते हैं बेटा। आगे मैं ना a और b के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 3 2 4 ये हमारे पास है ABCD। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा बच्चे, हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1a प्लस में 2b,
फिर आ जाएगा 1c प्लस में 2d, फिर आएगा 3a प्लस में 4b, फिर आ जाएगा 3c प्लस में 4d। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं a और b को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये जो वाला जो है ना आपको कैसे शो कर रहा है, 1 को a से, 2 को b से कर रहा है, यानी कि ये जो है ये शो कर रहा है रो टू कॉलम को, ये शो कर रहा है रो टू रो की मल्टीप्लाई को। तो आप ट्रांसपोज करके जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिखाने की कोशिश करी कि मैं रो टू कॉलम चल रहा हूँ, एक्चुअल रिजल्ट में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ये दिखा रहा है कि हमने रो टू रो की मल्टीप्लाई करी है। तो 1 की किससे करी है, इससे a से, 2 की b से, 3 की c से, 4 की d से करी है। सिमिलरली बच्चे अब मैं a के बाद अब मैं a का ट्रांसपोज लेता हूँ, तो मैंने कहा मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1 3 2 4। अब ये 1 3 2 4 जो है मैं अलग अलग ऐड करूँगा मल्टीप्लाई, 1 3 2 4। तो एक बार मैंने 1 3 2 4 प्लेन से करा, मतलब बी को नॉर्मल से करा, तो ए बी सी डी, ठीक है। एक बार करा ए सी बी डी से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मेरे पास 1a, ठीक है। ये आ गया 1a प्लस 3c, ठीक है। ये आ गया 1b प्लस 3d, ये आ गया 2a प्लस में 4c, ये आ गया 2b प्लस में 4d। यहाँ पे आया बच्चे मेरे पास 1a प्लस में 3b, यहाँ पे आ गया 1c प्लस में 3d, एंड ये आया 2a प्लस में 4b, एंड ये आया 2c प्लस में 4d। तो अब मेरे पास ओरिजिनल जो था वो यही था बेटा कि 1 2 3 4 एंड फिर था ए बी सी डी। तो अब देखो ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप खुद देखना। 1 को मैंने जैसे मल्टीप्लाई करा है बच्चे आपका कि 1 को मैंने ए से मल्टीप्लाई करा है एंड 3 को मैंने सी से मल्टीप्लाई करा है, फिर 1 को मैंने बी से मल्टीप्लाई करा है, 3 को मैंने डी से मल्टीप्लाई करा है। यानी कि यहाँ पे जो एक सेकेंड, हाँ, 1 को ए से, 3 को सी से, 1 को बी से, 3 को डी से। तो यानी कि ये भी बेटा मेरी कॉलम एंड ये मेरा कॉलम, तो ये दिखा रहा है कॉलम टू कॉलम मल्टीप्लाई को। एंड यहाँ पे है 1a प्लस 3b, तो 1a 3b, तो ये दिखा रहा है कॉलम टू रो को। तो यानी कि बच्चे एक दूसरे का ट्रांसफॉर्म करके हम मल्टीप्लाई करवाते हैं और बेसिक रूल पे ही चलते हैं, रो टू कॉलम। लेकिन अगर हम इसको ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि हमने ऐसा करा है कि एक बार हम देख रहे हैं कि रो टू कॉलम हुई है, एक बार रो टू रो मल्टीप्लाई हुई है, एक बार कॉलम टू कॉलम, और एक बार कॉलम टू रो मल्टीप्लाई हुई है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंड कि अगर 3 क्रॉस 3 है तो क्या होगा बेटा। अगर सपोज कर लो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, यहाँ पे बेटा मेरे पास है L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3। तो बच्चे आप जैसे मर्जी ऐड कर लो, इसको रो टू कॉलम कर लो, रो टू रो कर लो। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, देखो A1 L1 ऐसे मल्टीप्लाई होके आएगा, A1 L1 प्लस B1 L2 प्लस C1 L3, ठीक है। फिर A1 M1 प्लस B1 M2 प्लस C1 M3, फिर ये है A1 N1 प्लस B1 N2 प्लस C1 L3। नाउ अब इसी तरीके से मेरे को 3 और मिलते चले जाएंगे। तो नेट में कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 3 क्रॉस 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में, तो मैं चाहे रो वाइज करूँ चाहे कॉलम वाइज करूँ, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, जैसे मर्जी चलो आपको 3 एलिमेंट हमेशा नजर आएंगे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपको है ना कई बार यही सिनेरियो आपको दे देगा और बोलेगा इतनी बड़ी फिगर को आप सिंप्लीफाई करो। जस्ट लुक एग्जाम्पल कि मेरे को कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो। अगर मैं इसको नॉर्मली डिटरमिनेंट को सॉल्व करता हूँ
बिना कुछ करे, तो ये बहुत पेचीदा काम हो जाएगा, मेरे से नहीं होगा ये सॉल्व वगैरह। तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर ये है कि मैं क्यों ना इस डिटरमिनेंट को अलग करने की कोशिश करूं, क्योंकि ये मेरे को दिख रहा है दो डिटरमिनेंट है, तो मैं इसको ट्राई करता हूं अलग करने की। तो देखो मैं इसको दो डिटरमिनेंट बनाता हूं और दोनों डिटरमिनेंट को मैं अलग करने की कोशिश करता हूं। तो देखो पहला वाला कह रहा है मैंने a1 की मल्टीप्लाई करी है x1 से, तो a1 और x1 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। फिर कह रहा है कि b1 की मल्टीप्लाई हुई है y1 से, तो मैं रो टू कॉलम चलता हूँ, देखते बन पाता नहीं बन पाता। फिर कहता है a1 की मल्टीप्लाई हुई है x2 से, तो a1 की मल्टीप्लाई हुई है x2 से। फिर b1 की मल्टीप्लाई हुई है y2 से, फिर a1 की x3 से, b1 की y3 से। सिमिलरली फिर a2 की हुई है x1 से, b2 की हुई है हमारे पास y1 से। फिर इस तरीके से फिर क्या कहते हैं a1 b1, फिर ये क्या है a2 b2 a3 b3 a3 b3। तो मल्टीप्लिकेशन को जब मैंने तोड़ा तो मैंने ये देखा कि हमारे पास डिटरमिनेंट इस तरीके के आ रहे हैं। अब ये है तो 3x3 के, लेकिन एक रो इधर से और एक कॉलम इधर से नहीं भरी। तो इसका मतलब ये है कि यार ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे, जो थर्ड एलिमेंट है वो जीरो हो गया। अब वो जीरो हो गया तो क्यों हो सकता है या तो यहाँ जीरो आया हो या फिर यहाँ जीरो आया हो, किसी भी एक जगह जीरो आ सकता है। अगर किसी भी एक जगह पे जीरो आया है आइदर ऑन लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो हमारे पास डिटरमिनेंट का रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो अगर इधर जीरो आया है, रिजल्ट जीरो आया है, तो ये वाला भी मल्टीप्लाई होगा, तो जो भी आपका आंसर आएगा ये वाला मल्टीप्लाई होगा और आंसर में मेरे को क्या मिलेगा, जीरो। अगर बेटा इसमें नहीं आया, इसमें कोई रिजल्ट आया है, इधर जीरो आया है, तो भी मेरे को आंसर में क्या मिलेगा, जीरो। और अगर बेटा दोनों जगह जीरो आया है तो भी मेरे को आंसर में जीरो ही मिलेगा। तो दैट्स वाई इसका आंसर है जीरो। तो इतना आसान हो जाता है जब हम अपने मल्टीप्लिकेशन वाले डिटरमिनेंट को खोल देते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी होंगे इसके ऊपर। कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस सिचुएशन हमें बतानी है। अब दिस सिचुएशन को भी बेटा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ना 2 का साथ y1 z1 है। अब ये जो सिनेरियो है ना वो ये ऐसे हो सकता है y1 z1 प्लस में z1 y1, या फिर आगे पीछे, दैट मीन्स कि z1 y1 प्लस में y1 z1। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, मैंने इसको उठाया, यहाँ पे लिखा z1 y1 प्लस में y1 z1, यहाँ पे है बच्चे y1 z2 प्लस में y2 z1। या मैं बार इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपको मैंने सिखाई दिया है तो हम यहाँ पे सीधा अलग करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ तो आपको आंसर मिल भी चुका होगा, बट कोई नहीं, हम देखते हैं बेटा। तो z1 की मल्टीप्लाई हो रही है y1 से, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, या y1 यहाँ पे लिखा, y1 की मल्टीप्लाई z1 से हो रही है, एंड फिर आया z1 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, y1 से। फिर y1 की मल्टीप्लाई हो रही है z2 से, एंड y2 की मल्टीप्लाई हो रही है z1, तो यहाँ पर आएगा y2। एंड y1 की मल्टीप्लाई हो रही है z3 से, तो एंड y3 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर आएगा y3 आपका। तो अब आगे चलते हैं बच्चे, नीचे है y1 की मल्टीप्लाई हो रही है आपकी z2 से, तो z2 से, एंड y2 की मल्टीप्लाई हो रही है z1 से, तो मेरे पास आया y2 एंड z2। एंड सिमिलरली बच्चे यहाँ पर आएगा y3 एंड z3। तो ये मैंने अलग अलग कर दिया बेटा, यहाँ पे जैसे भी मल्टीप्लिकेशन हो रही थी अगेन सेम कि बेटा यहाँ पे इसका मतलब या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है, एंड रिजल्ट जो आएगा चाहे दोनों जीरो चाहे एक ही जीरो हो, हमारा रिजल्ट तब भी जीरो ही आएगा। चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं कि यहाँ पे क्या बचता है। अब यहाँ पे मैं इसको खोलता हूँ, सबसे पहले बीच वाले को देखो, कॉस बीटा इंटू में कॉस अल्फ़ा, कॉस इंटू कॉस बी प्लस में साइन बी इंटू में साइन ए, ठीक है। यहाँ पे बच्चे मेरे पास बना कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस में साइन ए इंटू में साइन बी, ठीक है, कॉस कॉमा हाँ। एंड अब बच्चे ये एक तरीके से एक रो आई है, और इन रो को मैं यहाँ पे दो डिटरमिनेंट्स बना के आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। बट प्रॉब्लम इज दिस कि मुझे है ना यहाँ पे ये 1 है, तो ये 1 तीनों जगह पर है,
तो ये वन क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो बीटा अल्फ़ा है, गामा अल्फ़ा है। सो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एक बार अल्फ़ा बीटा आ गया, एक बार अल्फ़ा गामा आ गया। तो यहाँ पे बच्चे वन जो है ना आपका बन सकता है, लाइक हमने यहाँ पे बना दिया बच्चे आपका कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। क्या ये पैटर्न मैच कर रहा है, देखते हैं बच्चे। अब ये कह रहा है कि साइन की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई जो है मैंने किससे करी है, साइन अल्फ़ा से करी होगी, एंड कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लिकेशन मैंने किससे करी होगी, कॉस अल्फ़ा से। तो दूसरा वाला कह रहा है कि कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लिकेशन कॉस बीटा से हुई है, एंड साइन अल्फ़ा की हुई है साइन बीटा से, कॉस अल्फ़ा की हुई है कॉस बीटा से। तीसरा वाला कह रहा है कि साइन की इसकी हुई है साइन गामा से, एंड यहाँ पे हुई है बेटा साइन गामा के साथ कॉस गामा के साथ। तो कुछ मैच करा बच्चे। इसी तरीके से नीचे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिया है। बट अगर आप देखो तो फिर से मेरे पास एक ब्लॉक खाली हो रखा है। तो एक ब्लॉक खाली हो रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चे, एक ब्लॉक खाली है, रिजल्ट फिर से मेरे पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। आंसर फिर से मेरा डी जीरो ही है। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास कह रहा है डिफरेंशिएशन करना है अब मेरे को डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, देखो ये एक डिटर्मिनेंट्स है, इसके अंदर एक है f1, एक है f2, एक है g1, एक है g2। ये फंक्शन है। मैंने क्या करा बच्चे, मैंने इनको खोला तो f1 इंटू में g2 माइनस में g1 इंटू में f2। तो ये वाली चीज़ है। अब ये डिफरेंशिएशन डी है, मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूँ यानी कि डी डैश करता हूँ, क्योंकि दोनों फंक्शन हैं। तो फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइन प्लस में सेकंड एज इट इज़ यानी कि g2 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये मैंने करा ब्लंट। अब आगे चलते हैं, मैंने क्या करा आगे बेटा, इसको करा मैंने बच्चे यहाँ पे बंद, यहाँ पे करा बच्चे मैंने आपका लिया, ये हो गया। अब यहाँ से माइनस में इसको करा तो मेरे पास आ रहा है फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस में सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो बच्चे मेरे को क्या मिला, अब यहाँ पे जो रिज़ल्ट है अगर आप देखो तो f1 का डिफ्रेंशिएशन लेते हैं और इन दोनों का सबसे पहले लेते हैं। तो ये बना मेरे पास f1 का डिफ्रेंशिएशन लिया, f1 का डिफ्रेंशिएशन g2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर f2 का डिफ्रेंशिएशन g1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड यहाँ पे प्लस में करेंगे तो मेरे पास क्या हो रहा है बच्चे, अब जो छूट रहा है f1 इंटू में g2 का डिफ्रेंशिएशन है, माइनस में बेटा g1 सॉरी f1 g2 का डिफ्रेंशिएशन है, एंड g1 ये 2 है, ये 1 का डिफ्रेंशिएशन और ये f2। और अगर मैं इसको लिखूं तो हमारे पास डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिखूं तो ये आया f-1 f-2 g2 g1 प्लस में f-1 नहीं, f-1 नहीं आएगा आपका, ये आएगा f, ये आएगा बेटा आपका, ये आएगा g2 डैश, ये आएगा g1 डैश, एंड ये f1, ये अच्छा f के साथ 1, एंड ये आएगा बच्चे f के साथ 2। होप यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं यहाँ पर d के साथ यानी कि डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर मैं किसी भी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मेरे पास या तो ये फर्स्ट रो में हो, मतलब पहले ये फर्स्ट रो में होगा, फिर ये सेकंड रो में होगा, और सीधा सीधा इनके बीच में प्लस का सिंबल आता रहेगा। यहाँ तक जो बात समझ में उसको अप्लाई करते हैं। कहता है कि यहाँ पे मैंने ओके अच्छा बेटा मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूं।
यहाँ पे d3p/में dx³ निकालना है एट x = 0। ठीक है, ये पूछा हुआ है कि इनमें से क्या होगा। तो देखो fx है तो मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन करा, तो डिफ्रेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा था अभी अभी कि हम 3x² साइन का cos x का sin x। ठीक, यहाँ पे बच्चे करेंगे, ये दोनों एज इट इज सेम रहेंगी, फिर प्लस में यहाँ पे x³ sin x एंड cos x आएगा। तो बच्चे यहाँ पे 6 का 0 0 0 हो जाएगा और ये भी बेटा आपकी सेम रहेगी। प्लस में बच्चे यहाँ पे ऊपर वाली दोनों सेम रहेंगी, तीसरी वाली का डिफ्रेंशिएशन होगा क्योंकि p कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कट गया, मेरे पास ये बचा। अब मैं f"x कर रहा हूँ तो f"x के अंदर भी यही सिनेरियो आएगा। 3x का हो जाएगा 6x, cos का हो जाएगा माइनस sin x का हो जाएगा माइनस cos x, नीचे वाली दोनों टर्म ऐसे चलेंगे, फिर से वही 0 एंड 0 आएगा। अब बेटा मैं जब f"x करूँगा तो f"x के अंदर मेरे पास क्या जाएगा, तो यहाँ पर आएगा बच्चे आपका 6x का 6, साइन का हो जाएगा माइनस cos x, cos का हो जाएगा माइनस cos का हो जाएगा प्लस sin x। ठीक है, नीचे बेटा आपके पास ये एज इट इज रहेंगी और ये +0 होंगी। तो अब मेरे से पूछा हुआ है कि अगर मैं इनके अंदर 0 डाल दूं तो क्या होगा, तो 0 डाल दूं तो क्या होगा। मैंने शायद बेटा इतनी जगह नहीं छोड़ी है, तो कोई नहीं, मैं साइड वाले को थोड़ा सा रफ कर देता हूं। मैं इतने पोर्शन को बेटा आपका रफ करता हूं। तो अब मैंने इसको रफ करा तो मैंने क्या देखा बच्चे, मैं इसके अंदर रफ करके ये देख पा रहा हूँ कि जो मेरे को बचा f" बचा x के साथ, वो क्या बचा बच्चे, 6 माइनस cos x sin x। ठीक है, मेरे को यहाँ पे मिला बच्चे आपका 6 माइनस 1 0 p² p³ तो अब मैं इसके अंदर f" के अंदर 0 डालता हूँ तो ये हो गया 6 p cos 0 पे बेटा आपका -1 sin 0 पे 0 एंड यहाँ पर भी sin 0 पे 0 p² एंड p³। तो रिजल्ट जो आया वो मेरे पास आया 0, तो यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ p रिजल्ट मेरे को मिला है। तो ये वाला भी इस बार मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। इस बार कहता है सिंपल एक ही बार डिफरेंशिएशन करो, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन बेटा इस बार तीनों में वेरिएबल है लगभग। तो सबसे पहले फर्स्ट में करेंगे, साइन का हो जाएगा cos x का हो जाएगा sin x, यहाँ पे आ जाएगा साइन का, cos का हो जाएगा माइनस sin x और ये हो जाएगा cos x। नीचे भी बेटा cos x है, यहाँ पे माइनस sin x है, यहाँ पे कह रहा है cos x x11 प्लस में इस अब दूसरी वाली एज इट इज रखी sin x cos x sin x, cos x का हो गया माइनस sin x, यहाँ पे हो गया माइनस sin का माइनस cos x माइनस sin x। नीचे बेटा डिफ्रेंशिएशन अब सेकंड वाली का हो गया। अब मैं जाता हूँ थर्ड वाली पर, तो थर्ड वाली पे चलते हैं। तो ऊपर वाला एज इट इज sin x cos x sin x cos x माइनस sin x एंड cos x x11। तो बच्चे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इन दोनों का 0 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये वाली रो एग्जैक्टली सिमिलर टू ये वाली रो, तो इसका मतलब ये 0 आ गया। यहाँ पे बेटा अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये प्लस तीनों प्लस में होंगे और ये तीनों दोनों सेम है, तो -1 कॉमन लेके रिजल्ट मेरे को 0 मिलेगा। यहाँ पे बेटा आमने सामने की रो हाइड होंगी, तो मुझे जो मिलेगा वो क्या होगा बच्चे, आपका cos x sin x माइनस sin x और ये cos x। तो रिजल्ट आया cos² x प्लस sin² x एंड जो मेरे को मिलेगा वो क्या मिलेगा 1। तो इसका रिजल्ट क्या आया बच्चे, आपका 1 आया है। आगे चलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन की बात कर रहा है। अब ये इंटीग्रेशन क्या चीज़ है बच्चे, या हमें कैसे देखना है इंटीग्रेशन को, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे पहले ये समझो कि इंटीग्रेशन मैंने आपके कोर्स में देखा था तो नहीं था,
फिर भी बच्चे क्योंकि हम बेसिक डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि पॉसिबल है कि बेसिक इंटीग्रेशन भी डिटरमिनेंट के अंदर आ जाए। हालांकि बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट लाइक आप सिमिलर टू एडिशन कह सकते हो कि अगर आपको आपके डिटरमिनेंट का वो करना है, इंटीग्रेशन करना है तो a टू b, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा a टू b, यहाँ पे gx का इंटीग्रेशन हो जाएगा a टू b, यानी कि किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में हो जाएगा। इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन होगा। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है माइनस a टू a करना है हमें इंटीग्रेशन। तो यानी कि बच्चे अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या है बच्चे आपका fx, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे आपका इंटीग्रेशन करना है तो मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यू माइनस a टू a, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आपका साइन x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस a टू a, यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2। तो रिजल्ट जो मिलेगा बच्चे x की पावर 4 अपॉन में 4, यहाँ पे आएगा आपका माइनस a टू a। तो हम बाहर ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बहुत बार बनाना पड़ेगा। साइन जो है किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, माइनस कॉस का होता है, तो ये आ जाएगा माइनस a टू a। तो इसको सॉल्व करेंगे a की पावर 4 अपॉन 4 माइनस a की पावर 4 अपॉन 4, रिजल्ट आया 0। इसको करेंगे माइनस कॉस a, ठीक है ना, एंड माइनस a डालेंगे तो बेटा माइनस कॉस a माइनस माइनस कॉस 2 कॉस a हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे जो मिला वो ये मिला बच्चे, यहाँ पे 0 माइनस 2 कॉस a, ठीक है ना, 1 एंड 2 ये डिटरमिनेंट मिला। एंड अब इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैं इस सिंबल को लगाना भूल गया, माइनस a टू a है। तो यहाँ पे बच्चे आपके ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो थे वो कवर हो गए, आपके आ जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा भी हुआ है, ख़ास तौर पे बेटा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के ऊपर जो चीज़ें देखी हुई हैं। मतलब थोड़ा सा रिस्की भी लेके भी करा है, मैंने कहा कि एक छोटा सा पॉइंट है, समझा ही देते हैं। आई होप बच्चे आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब बारी होगी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो यहाँ तक आपके डिटरमिनेंट सीरीज़ ख़त्म हो चुके हैं एंड कम्प्लीटली जितना भी IIT JEE के अंदर कोर्स है मैंने सारा A to Z डाला है विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। होप सो आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक बेटा, मिलेंगे बहुत जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ।